Assalamualaikum. Good afternoon. Hope so you are all fine. बाकी लोगों को भी बोल दें कि जल्दी से काइंडली ऑनलाइन हो जाएं. It's almost 12 p.m. so that we may continue our lecture. Okay, बाकी लोग कब तक ऑनलाइन हो जाएंगे? Very good afternoon, बेटा. वालेकुम अस्सलाम बेटा. Hope so you will be fine. So चलिए 5 लोग ऑनलाइन हो गए हैं. इतनी देर में हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो कर लेते हैं डिस्कस. वेरी गुड नॉन बेटा, वेलकम बैक. तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अडाप्टेशन के बारे में. सेलुलर अडाप्टेशन कि सेलुलर अडाप्टेशन होती कैसे है. आज सेलुलर अडाप्टेशन के साथ साथ हम सेल इंजरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सेल इंजरी क्या होती है. उससे पहले हम एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं सेलुलर अडाप्टेशन के बारे में. राइट, व्हाट डू यू थिंक, तुमने क्या पढ़ा था कि सेलुलर अडाप्टेशन क्या है. हमने ये कहा था कि एक नॉर्मल सेल और एक इंजर्ड सेल बिफोर इंजरी के दरमियान एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज अडाप्टेशन. ओके, और सेल इंजरी कब होएगी? जब ये अडाप्टेशन की लिमिट फुलफिल नहीं होएगी या देयर इज नो अडाप्टेटिव रिस्पांस. तो उस अडाप्टेटिव रिस्पांस को जब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो उस टाइम सेल इंजर होना शुरू हो जाएगा. ओके बेटा, बाकी लोगों को बोल दें कि काइंडली ऑनलाइन हो जाएं सो दैट कि हम सेल इंजरी को कंटिन्यू कर सकें. बाकी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस आल्सो ऑन व्हाइट बोर्ड एज वेल आफ्टर कोविड-19. तो सेल इंजरी या सेलुलर अडाप्टेशन हमने ये कहा है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो सेल है वो इंजर होने से पहले अपने अंदर फिजियोलॉजिकल इधर पैथोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है, उस कंडीशन को कहा जाता है सेलुलर अडाप्टेशन. ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बेटा. और सेल इंजरी कब होएगी? कि जब ये अडाप्टेटिव कैपेसिटी लॉस हो चुकी होगी. इधर फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन हुई है या पैथोलॉजिकल अडाप्टेशन हुई है. दोनों कंडीशन में जब ये अडाप्टेटिव कैपेसिटी लॉस हो जाएगी तो उस टाइम जो सेल है इंजर्ड होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज सेल इंजरी. ओके, तो अडाप्टेशन इज आल्सो डिफाइंड एज the adjustment of the cell within the limits
to the environment in which altered steady state is achieved to preserve the viability of the cell despite continuous stress. Suppose हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर सेल है, सेल के ऊपर हम कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली स्ट्रेस डालते रहते हैं, स्ट्रेस में रहता है, तो उसके अंदर अडाप्टेटिव चेंजेस आती हैं। और वो अडाप्टेटिव चेंजेस इसलिए आती हैं कि सेल अपने आप को एडजस्ट कर सके, और ये जो सेल की एडजस्टमेंट है उसको कहा जाता है अडाप्टेशन। अब ये एडजस्टमेंट होती कब है? सेल इंजर होने से पहले और नॉर्मल सेल के दरमियान जो स्टेट एग्जिस्ट करती है उसको अडाप्टेशन कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, एंड वी विल लेटर व्हाइट बोर्ड पे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अडाप्टेशन के अंदर हमने लास्ट क्लास में भी 4 चीज़ें डिस्कस की थी। वन वाज एट्राफी, सेकंड वाज हाइपरट्रॉफी, थर्ड वन वाज हाइपरप्लेसिया एंड फोर्थ वन वाज मेटाप्लेसिया। ओके बेटा, रिपीट क्या करना है अडाप्टेशन को? बेटा अडाप्टेशन एक ऐसी स्टेट है जो एक नॉर्मल और इंजर्ड सेल, इंजरी होने से पहले सेल के दरमियान जो स्टेट एग्जिस्ट करती है उसको कहा जाता है अडाप्टेशन। फोर स्टेजेस हैं, जिसमें हमने पहला कहा था कि एट्राफी होती है, एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। एट्राफी के अंदर क्या होता है कि जो सेल है वो अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देता है। दूसरी कंडीशन वाज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में हमने ये कहा था कि जो सेल है वो अपना साइज इंक्रीज करता है। एट्रॉफी डिक्रीज होना, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज होना। हाइपरप्लेसिया नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज हो जाना। मेटाप्लेसिया एक सेल टाइप से दूसरी सेल टाइप के अंदर चेंज हो जाना इज नोन एज मेटाप्लेसिया। इसको हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि एट्रॉफी क्या होती है। डू यू थिंक एट्रॉफी की सर्टेन टाइप्स भी होती हैं, सर्टेन काजेज भी होती हैं? अगर सपोज एक बंदा खाना नहीं खा रहा तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की वजह से सेल अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देता है। वी कैन आल्सो से कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अडाप्टेशन हो रही है या एट्रॉफी हो रही है। सेम कंडीशन डिसयूज एट्रॉफी हो सकती है। लाइक एक चीज़ पड़ी है उसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे, लाइक किसी का कोई फ्रैक्चर हो गया है, बैटरी टर्न हो गया है, तो समटाइम्स उसके जो मसल्स हैं वो यूज़ ही नहीं होते, तो उसके अंदर भी एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा सिनाइल एट्रॉफी हो सकती है। ओल्ड एज में मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो होते हैं वीक होना शुरू हो जाती हैं, सेल जो साइज है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको सिनाइल एट्रॉफी भी कहा जाता है। ओके, तो ये एक सम अप किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज ए नॉर्मल सेल और उसके बाद एट्रॉफी। एट्रॉफी में क्या है कि जो सेल का साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सेकंड, थर्ड वन इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के अंदर देखिएगा कि सेल का जो साइज है ये इंक्रीज होता जा रहा है। एंड फोर्थ वन इज हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, राइट। नॉर्मल सेल के अंदर आप देखेंगे तो 5 ब्लॉक्स हैं, सेम एट्रॉफी के अंदर देखेंगे तो उसका सिर्फ साइज डिक्रीज हो गया है। थर्ड स्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया, लेकिन सेकंड के अंदर सेल का साइज डिक्रीज हो चुका है। फोर्थ वन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो चुकी हैं। पहले 5 ब्लॉक्स थे, अब 4 ब्लॉक्स मोर ऐड हो चुकी हैं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा, गुड, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि एक सेल टाइप से दूसरी सेल टाइप के अंदर चेंज हो जाना। और डिस्प्लेसिया डिसऑर्डरली ग्रोथ, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसिया के अंदर
जो डिफरेंशिएशन होती है सेल वो लॉस कर बैठता है। यू कैन से देयर इज अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज डिस्प्लेसिया। सेल का एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज हो जाना दैट इज नोन एज मेटाप्लेसिया। सेल का साइज इंक्रीज हो जाना दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाना कंडीशन इज नोन एज हाइपरप्लेसिया। सेल का साइज डिक्रीज हो जाना दैट इज नोन एज एट्रॉफी। तो ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं, 4 to 5 कंडीशंस ऐसी हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेलुलर अडॉप्टेशन। वेल होप सो आपको ये अब सेलुलर अडॉप्टेशन कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है। हमने उस दिन कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हाइपरट्रॉफी के अंदर पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होती है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होती है। कैन एनीबॉडी एलेबोरेट कि व्हाट इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड व्हाट इज पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी? कोई एक बंदा बता सकता है कि फिजियोलॉजिकल में क्या होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है? सपोज एक एक्सरसाइज के एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मी नो कि जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड सेल का साइज इंक्रीज हो जाना दैट इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी या पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी? वेल गुड तलहा, इट्स अ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। वेल ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो हाइपरट्रॉफी होगी दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। तो इसमें क्या होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली आप मसल्स के सेल का साइज इंक्रीज करवा रहे हैं। ओके वेल किसी डिजीज की वजह से हो रहा है। वेरी गुड। डिजीज इंड्यूस्ड डेफिनेटली अपन हमने एलवीएच की बात की थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, जिसके पीछे पैथोलॉजिकल कंडीशन वाज हाइपरटेंशन। हमने कहा था कि अगर एक पर्सन है, एक पेशेंट है जो कंसिस्टेंटली उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको फोर्सफुली ब्लड इंजेक्ट करना पड़ता है। अब वो जितना फोर्सफुली ब्लड इंजेक्ट करेगा उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। फोर्स ज़्यादा लगाने के रिजल्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। तो उसको हमने कहा था कि ये HTN इंड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी है। दैट कंडीशन वाज पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। और सेम कंडीशन अगर हम लेते हैं कि एक्सरसाइज एक बंदा कर रहा है, रिपीटेडली जिम जा रहा है, साथ में न्यूट्रिशन अच्छी ले रहा है, तो उसका जो सेल साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन को हमने कहा था कि ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। वेल एग्जांपल्स ले लेते हैं। इंक्रीज वर्कलोड, स्केलेटल मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिस तरह हमने ये कहा था कि लाइक एक्सरसाइज इंड्यूस हो सकती है। सेकेंड हमने कहा था कि कार्डियक मसल, जिसमें हमने एलवीएच के बारे में बात की थी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अब देखेंगे ये चीज़ें अगर आपने पहले बोर्ड पे समझी हुई है इसलिए आप लोगों को इजीली समझ आ रही है। अगर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे देख रहे होते तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये समझ इतना नहीं आना था। तो कार्डियक मसल्स लाइक कार्डियोमायोसाइट से लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उसको फोर्सफुली ब्लड इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा हार्मोन इंड्यूस्ड भी हमने उस दिन डिस्कस किया था कि लाइक प्रेग्नेंट यूट्रस जो है, यूट्रस का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेल ओके, हाइपरप्लेजिया। Hyperplasia increase in the number of cells results in increase in size of the organ, may be physiological or pathological. हाइपरप्लेजिया की भी हमने एग्जांपल ली थी। किसी को पता है कि फिजियोलॉजिकल क्या हो सकता है और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या हो सकता है? हमने एक बीपीएच की बात की थी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और दूसरा हमने लिक्टेशन की आई थिंक बात की थी।
और फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या हो सकता है? फिजियोलॉजिकल, जिसमें हार्मोनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। लाइक एग्जांपल ये हो सकती है। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया हो सकता है। सपोज यूनिलेटरल नेफ्रेक्टोमी। अब यूनिलेटर नेफ्रेक्टोमी क्या होती है कि अगर सपोज वन साइडेड किडनी को रिमूव कर दिया जाता है तो आपका एक किडनी कंपनसेट कर रहा होता है यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, ओनली तलहा को ही समझ आ रही है आई थिंक, बाकी लोगों को पता नहीं था, है ना? गुड। ओके, यूनिलेटर नेफ्रेक्टोमी हो सकती है। इसके अलावा सपोज पेशेंट्स है जो कि क्रोनिक हिपोक्सिया में रहता है तो उसके बोन मैरो के अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है। एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का नंबर क्यों इंक्रीज होएगा? ओके वेल, इसलिए बेटा कि एरिथ्रोसाइट्स में ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, हाइपोक्सिया को रिवर्स करने के लिए एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया ऑफ बोन मैरो हो सकता है। या वो लोग जो कि माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं। ओके वेल, गुड समझ। इसके अलावा वो जो हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर रहते हैं, लाइक मरी है, इस तरह की कोई एरियाज हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर हैं, तो उनके अंदर भी एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसको इजीली आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया है। ओके, एग्जैक्टली, क्राउडिंग आउट ऑफ द अदर सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है जॉन, एग्जैक्टली यू आर राइट। इसमें ये होता है कि मोस्टली वो लोग जो पठान होते हैं, आप लोगों ने उनको देखा होगा कि उनका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड कलर एक काज ये भी हो सकती है कि वो इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे क्रोनिक हिपोक्सिया होता है। ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो चुकी होती है, इसलिए उन लोगों के अंदर भी देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, उनके अंदर भी ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये रिवर्स नहीं होता। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी रिवर्स हो सकती है, लेकिन हाइपरप्लेजिया रिवर्स नहीं होता। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए हैं तो उनका साइज डिक्रीज तो हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस नहीं हो सकते। ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन एफिशिएंसी की वजह से, ओके एग्जैक्टली बेटा, ऑक्सीजन एफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा अगर सपोज उस पेशेंट्स के अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो है, जिसमें जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में उसका स्प्लीन एक्टिव हो गया है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन, या आप ये कह सकते हैं कि फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गई है, तो वो जो एरिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी किलिंग करना शुरू कर देता है, उनकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो उन देर आर सर्टन अदर कंडीशंस जिसमें इन जो एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन है और जो एरिथ्रोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन है उसको बैलेंस किया जा रहा होता है। बेटा इधर तो शोर नहीं है, इधर तो डेफिनेटली कोई शोर नहीं है, फैन ऑफ है। इसके अलावा आपके कॉलेज का कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा ख्याल है कि शोर यहाँ पे बिल्कुल भी रिपीट नहीं है। आप डिस्कनेक्ट करके देख लें या आप पेज को रिफ्रेश करके देख लें। ओके, तो ये बेटा इसमें एमसीक्यूज मैंने दिया हुआ था, आप लोगों को अगेन मैं बता देता हूँ कि अगर सपोज एक ऐसा पेशेंट्स है जिसके अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया ऑफ बोन मैरो है, क्रोनिक हिपोक्सिया का पेशेंट्स था, या माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, या वो लोग जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं, तो उनके अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया इज अ कॉमन। लेकिन जब वो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, किसी और एरिया के अंदर जाते हैं, तो सर्टेन रीजंस की वजह से उनका फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है।
लाइक उसका जो स्प्लीन है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब स्प्लीन हाइपर एक्टिव होएगा, स्प्लीन हाइपर एक्टिव होने की वजह से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है, तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्शन है दैट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। गॉट इट? ओके, अब जो शोर आ रहा है माइट बी लेट मी कंफर्म। लैपटॉप पे बेटा फैन, लैपटॉप का फैन तो नहीं। अच्छा, चलिए मैंने वो भी चेंज कर दिया है कि माइट भी लैपटॉप के फैन की वजह से हो। अब कुछ कम हुआ है? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं हैंड फ्री यूज़ कर लूँगा। ओके वेल, ओके, ये आपने पता चल गया ना कि फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकल। अब देखते हैं कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं ना हैंड फ्री यूज़ कर लूँगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको बेयर कर लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, नथिंग टू वरी। दूसरी कंडीशन होती है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, चाहे किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है। सपोज एक्सेसिव हार्मोन स्टिमुलेशन है, लाइक उसके अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, दूसरा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। एंडोमेट्रियम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंड, वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि रॉट्स बनना शुरू हो जाती हैं स्किन के ऊपर, पैपिलोमा वायरसेस की वजह से। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो स्किन के ऊपर रॉट्स बन रहे होते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज हाइपरप्लेजिया। अब आते हैं एट्रोफी की तरफ। हाइपरप्लेजिया, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, इसमें अगर कोई क्वेरी हो, आप लोगों को समझ में आई हो किसी चीज़ की, तो लेट मी नो, हम इसको समराइज कर लेते हैं।
ओके, आप लोगों ने पढ़ लिया हाइपरप्लेजिया के बारे में। अब आते हैं एट्रॉफी के बारे में। आवाज आ रही है? एट्रॉफी रिड्यूस साइज ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज और नंबर्स। नंबर डिक्रीज हो रहे हैं या सेल साइज डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन को एट्रॉफी कहा जाता है। ओके बेटा, बेटा बुक आप ये नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये बुक से ही बनाए हुए हैं, आप ना परेशान हो, इसमें चीज़ें अच्छी मेंशन की हुई हैं। ओके वेल, अब ये जो एट्रॉफी होती है इसको भी हमने डिस्कस किया था कि इट माइट बी फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी, इट माइट बी ए पैथोलॉजिकल एट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी में पोस्टमार्टम यूट्रस लाइक जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो यूट्राइन के अंदर चेंजेस आती हैं और वो अपना साइज डिक्रीज कर लेती है, साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और पैथोलॉजिकल एट्रॉफी में लोकल भी हो सकती है, जनरलाइज भी हो सकती है, लाइक एक स्पेसिफिक एरिया का भी साइज डिक्रीज होना शुरू हो सकता है, या सिनाइल एट्रॉफी भी हो सकती है। सिनाइल एट्रॉफी जो कि ओल्ड एज की वजह से हो रही होती है, लोकल एट्रॉफी लाइक डिसयूज की वजह से हो रही होती है। ये एग्जांपल्स हैं और कॉजेज हैं एट्रॉफी की। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द कॉजेज ऑफ एट्रॉफी, तो आप ये कॉजेज भी लिख सकते हैं। अगर आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ एट्रॉफी, तो आप ये एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। आपके दो क्वेश्चन इस एक स्लाइड के ऊपर कवर हो सकते हैं। ईदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एट्रॉफी, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एट्रॉफी, जिस तरह लास्ट बल्कि इसी सेकंड टॉप में आया हुआ था एग्जाम पे, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एट्रॉफी, डिफाइन एट्रॉफी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एट्रॉफी। ये बेटा वो आवाज आ रही है? तो डिक्रीज वर्कलोड लाइक डिसयूज एट्रॉफी। सपोज एक पेशेंट है, वो बेड रिडन हो गया है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, वो अपने ऑर्गन को यूज ही नहीं कर रहा, लेग को यूज नहीं कर रहा, हैंड को यूज नहीं कर रहा। जब यूज नहीं करेगा तो उसके अंदर वर्कलोड कम होने की वजह से जो सेल है वो अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देता है। दैट इज नोन एज डिसयूज एट्रॉफी। ओके, यस सर। सेकेंड वन इज लॉस ऑफ इनर्वेशन, या इसको डीनर्वेशन एट्रॉफी भी कहा जाता है। लाइक कोई नर्व कट गई है, अब मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इज ड्यू टू नर्व स्टिमुलेशन। अगर नर्व ही नहीं रही, नर्व कट गई है, तो जो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नहीं होती। जब मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो मसल्स एट्रॉफिक होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स एट्रॉफी डेफिनेटली बेटा हमारा। ओके, थर्ड वन इज ड्यू टू इस्कीमिया। कि सपोज इस्कीमिया में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज की वजह से, जो ब्लड नॉर्मली जा रहा था ब्लड वेसल के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है। ब्लॉकेज की वजह से आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, तो उसमें ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से सेल अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सेल का जो साइज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इस्कीमिक एट्रॉफी या एट्रॉफी ड्यू टू एन इस्कीमिया। फोर्थ वन इज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, यू कैन आल्सो राइट एज के न्यूट्रिशनल एट्रॉफी या एट्रॉफी ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। लाइक इसमें ये दो डिजीज आती हैं, कैक्सिया एंड ब्रासिमस। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, बंदा या पेशेंट्स या वट एवर कोई भी है, तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा होता। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा होगा तो उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो अल्टीमेटली सेल अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देगी। अच्छा, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिमांड।
ये शायद मैंने उस दिन भी बताया था कि नीड क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो इसमें जो नीड और डिमांड है वो मिसमैच होना शुरू हो जाती है। जितनी भी एट्रॉफिक चेंजेस होती हैं उनके अंदर जो नीड और डिमांड है वो मिसमैच होना शुरू हो जाती है, तो उसमें एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जब एट्रॉफिक चेंजेस आएंगी तो सेल साइज डिक्रीज करना शुरू कर देता है अपनी वैल्यूबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि सेल इंजर ना हो। इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए सेल के अंदर एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ओके, fifth one is loss of endocrine stimulation. अब एंडोक्राइन स्टिमुलेशन में क्या होता है कि सपोज एग्जांपल दी हुई है मीनोपॉजल वीमन। मीनोपॉजल में ये होता है कि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हार्मोन रेगुलेट कर रहे होते हैं वो रेगुलेट नहीं कर सकते। शोर कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं। अच्छा, आर्किटेक्सिया बेटा कोई क्रोनिक इलनेस की वजह से ना जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्रोनिक इलनेस कोई भी हो सकती है, कोई जीआईटी का डिसऑर्डर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है, एलिमिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं क्रोनिक इलनेस की वजह से। जैक्सिया उसको कहा जाता है। ओके, तो लास्ट ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, मीनोपॉज की बात कर रहे थे। तो उसमें जो एंडोमेट्रियम है उसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है वो नहीं रहती। इसके अलावा एजिंग की वजह से अगर एट्रॉफी हो रही है तो अदर नेम इज आल्सो नोन एज सीनाइल एट्रॉफी। एंड लास्ट वन इज प्रेशर इन एट्रॉफी। प्रेशर में अगर कहीं पे कोई बिनाइन ट्यूमर बन गया है, लोकलाइज ट्यूमर होता है, तो वो साथ वाली ब्लड वेसल्स के ऊपर, साथ वाले टिश्यू के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, उसको कहा जाता है प्रेशर एट्रॉफी। ओके, आप इस स्लाइड्स को एक दफ़ा पढ़िएगा, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो लेट मी नो। ओके, क्या बात है, अच्छा मैम, देखिए ना आपका नीचे पेस्ट्री लग रहा है। ओके, मेटाप्लेसिया मैं पहले कर रही थी, वो मैडम की बात कर। बेटा मेटाप्लेसिया जो होता है इसके अंदर रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं, जिसमें सेल एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर चेंज हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल इनर्वेशन वाला। ओके बेटा, इनर्वेशन में ये था कि अगर आपके मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है वो थ्रू नर्व स्टिमुलेशन हो रही होती है। अगर किसी वजह से कोई नर्व कट गई है
नर्व कटने की वजह से जो मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है वो नहीं होएगी। मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना होने की वजह से जो सेल्स हैं वो अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर सकते हैं, या नर्व स्टिमुलेशन डिप्रेस हो गई है। सपोज आपने मोस्टली सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं ना उनके ऊपर, ओके शोर बहुत है, शोर बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, मैं हैंड फ्री यूज़ कर लूँगा, आई एम वेरी सॉरी। तो बेटा उसमें ये होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो प्रॉपरली अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकती। जब नॉर्मली अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगी तो आगे के जो मसल्स हैं, जो आगे के सेल्स हैं, वो अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देती हैं। मीनिंग टू से कि प्रोपोगेशन ऑफ नर्व्स डिक्रीज हो चुकी होती है, जो मैसेज नॉर्मली कन्वे होना होता है वो डिक्रीज हो चुका होता है। तो इसलिए इसको इनर्वेशन भी कहा जाता है या डी इनर्वेशन एट्रोफी भी कहा जाता है कि नर्व स्टिमुलेशन ना होने की वजह से सेल का साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेल मेटाप्लेजिया की हमने उसमें एग्जांपल भी ली थी लिखित कि सेल का एक साइज से एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर चेंज हो जाना, क्रोनिक इरिटेशन की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। तो जो सेल्स है वो एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर चेंज हो जाती हैं, दैट इज नोन एज मेटाप्लेजिया। जिसमें हमने सिगरेट स्मोकिंग की बात की थी, पॉलीलिथियसिस की आई थिंक बात की थी कि अगर गाल स्टोन है तो उसमें भी ये जो सेल्स हैं वो एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर चेंज हो चुकी होती हैं। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज या एग्जांपल्स ऑफ मेटाप्लेजिया, लाइक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर जो स्केमस सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं वो सोडो स्ट्रेटिफाइड में चेंज होना शुरू हो जाती हैं, इधर ड्यू टू क्रॉनिक स्मोकिंग या कोई सर्टेन इरिटेशन की वजह से। सेम कंडीशन विद गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया डिस्टल एसोफेगस होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन को बेरेट एसोफेजिस भी कहा जाता है या एसोफिजाइटिस भी कहा जाता है। गॉट इट? ये बेरेट एसोफिजाइटिस या बेरेट एसोफेगस हम इंशाल्लाह CID की डिसऑर्डर्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आपने एग्जांपल्स को याद करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेटाप्लेजिया होता कैसे है? Reprogramming of stem cells that exist in the normal tissue. मेटाप्लेजिया में सेल टाइप एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर चेंज हो रहे होते हैं तो उसमें रीप्रोग्रामिंग होती है। Either it may be due to growth factors induced, either it may be cytokine induced or certain other environmental signals are there. इसके अलावा टिटोनिक एसिड्स रोल प्ले करता है, लेकिन बैड थिंग इज दैट एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। ये सर्टेन थीरीज हैं जो ये बता रही होती हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं नॉर्मल टिश्यू के अंदर डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी रीप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है। अब रीप्रोग्रामिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकती है, साइटोकाइन इंड्यूस्ड हो सकती है, या ग्रोथ फैक्टर्स इंड्यूस्ड हो सकती है, तो उसकी वजह से मेटाप्लेजिया हो सकता है। इसको सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक नॉर्मल सेल होता है और नॉर्मल सेल अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है। जब कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्ट्रेस रहती है तो उसके अंदर अडाप्टेटिव चेंजेस आती हैं। उस अडाप्टेटिव चेंजेस को हमने कहा है कि अडाप्टेशन हो जाती है। उस अडाप्टेशन के अंदर हमने एट्रोफी
हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया। ये हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर कंटिन्यूसली उस सेल के ऊपर स्ट्रेस रहती है तो जो सेल है उसके अंदर अडाप्टेटिव कैपेसिटी लॉस हो चुकी होती है। जब अडाप्टेटिव कैपेसिटी लॉस हो जाती है तो सेल मूव टूवर्ड्स सेल इंजरी। अब ये जो इंजरी होती है ये 2 तरह से होती है। वन इज रिवर्सिबल इंजरी एंड अदर वन इज इरिवर्सिबल इंजरी। ओके, आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा? आप एक ये डायग्राम देख लें, इसमें ये नॉर्मल सेल का बेटा बताया हुआ है। नॉर्मल सेल में अडाप्टेशन कब होएगी कि जब नॉर्मल सेल के ऊपर स्ट्रेस कंटिन्यूसली रहेगी। अडाप्टेशन होएगी, अडाप्टेशन के अंदर एट्रॉफी हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, मेटाप्लेजिया हो सकता है। और जब अडाप्टेशन की कैपेसिटी सेल लॉस कर जाता है तो उस टाइम सेल इंजरी होती है। अडाप्टेशन को हमने ऐसे भी डिफाइन किया था कि नॉर्मल सेल और इंजर्ड सेल के दरमियान जो स्टेट एग्जिस्ट करती है उसको अडाप्टेशन कहा जाता है। और जब अडाप्टेशन लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूसली स्ट्रेस या ड्यू टू कंटिन्यूसली स्टिमुलस तो सेल मूव टूवर्ड्स इंजरी। अब ये जो इंजरी होती है 2 टाइप्स की होती है। वन इज रिवर्सिबल इंजरी एंड अदर वन इज इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी ये होती है माइल्ड ट्रांसिएंट होती है। अगर कंटिन्यूसली कोई स्टिमुलस था उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं स्टिमुलस को तो जो सेल है वो अपनी नॉर्मल हालत में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। दैट इज नोन एज रिवर्सिबल इंजरी। लेकिन अगर सेल अगेन अपनी नॉर्मल हालत में नहीं जा सकता उसको कहा जाता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब जो इरिवर्सिबल इंजरी है उसके अंदर सेल डेथ होती है। अब सेल डेथ 2 वजह से हो रही होती है। या तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रही होती है, दैट इज नोन एज अपोप्टोसिस, या नेक्रोसिस हो रही होती है। जो अपोप्टोसिस होती है उसके अंदर एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, लेकिन जो नेक्रोसिस होती है वो प्रोग्राम ही नहीं होती। बाकी अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर डिफरेंशिएशन एट द एंड हम अगेन कर लेंगे कि अपोप्टोसिस कैसे हो रही होती है और नेक्रोसिस कैसे हो रही होती है। 5 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद हम सेल इंजरी से कंटिन्यू करते हैं कि सेल इंजरी कैसी होती है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगेन आपको लॉग इन करना पड़ेगा एट 1 PM।